गुड इवनिंग दोस्तों। चैनल आईएएस थिंक टैंक पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर दैट इज गवर्नर। जैसा कि आपको बताए थे कि मैं इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी आईएएस थिंक टैंक पे आपको यूपीएससी सीएससी के लिए गाइड करूँगा। मैं इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको संसाधन की अभाव की वजह से राइट गाइडेंस नहीं मिलता है और वो क्रैक नहीं कर पाते। मुझे भी बहुत लेट जा करके जब मैं पढ़ता था तो मैं बड़ी बड़ी कोचिंग में गया, 1.5 लाख 2-2 लाख फीस थी, अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो और उस वक्त इतना ऑनलाइन मीडियम की पढ़ाई का माध्यम नहीं ओपन हुआ था। ये तो मेनली लॉकडाउन के बाद आया है। तो मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ ना हो, है ना। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं और थोड़ा मैं और भी चीज़ों को डायमेंशन को बढ़ाने जा रहा हूँ बहुत जल्द। क्या क्या डायमेंशन बढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे कुछ और भी वो आपके लिए सरप्राइज होगा, है ना। तो फिलहाल टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस चीज़ की, दैट इज गवर्नर, है ना। अब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गए हैं, तो गवर्नर के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गवर्नर गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव हम लोग खत्म किए हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? गवर्नर, सीएम, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। गवर्नर, सीएम, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल जो होते हैं स्टेट के, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड चीजें, ठीक वही चीज है। अब आइए लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। अब यही हम लोग गवर्नर की अपॉइंटमेंट, ओथ टेकिंग, रिमूवल और तमाम चीज देखेंगे मेनली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखिए है कि पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर से रिलेटेड बातें हैं जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ये सब जगह लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जब बुक लिखा गया था उस समय जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपको वहां पे वो आर्टिकल 370 थी। अब 370 हटा दी गई है, पर अभी भी फुल स्टेटहुड नहीं है। फुल स्टेटहुड आने के बाद वहां भी फिर चीजें लागू होंगी। नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल डील करता है गवर्नर से? याद रखिएगा, यूपीएससी बहुत आर्टिकल पे हिट नहीं करता है, पर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि वो भी स्टेट पीसीएस जैसा उतर गया है फैक्ट्स के ऊपर। तो आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 को वो डील करता है, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। और गवर्नर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो ये उसी आर्टिकल के तहत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जनरली गवर्नर जो है होता कौन है? गवर्नर एक, जैसे प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल हेड है, ट्यूटलर हेड है, वैसे ही गवर्नर जो होते हैं, है ना, गवर्नर वो हेड होते हैं, हेड ऑफ एक तरह का ट्यूटलर हेड होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूटलर या सेरेमोनियल हेड होते हैं। किसके? स्टेट एग्जीक्यूटिव के, या यूं कहें डी ज्योर हेड, जिसके पास दिखाने के लिए तो पावर है पर एक्चुअल पावर किसके पास होता है? सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। कंपेयर करके पढ़िए, सिमिलर सिचुएशन प्रेसिडेंट का होता है सेंटर पे। डी फैक्टो हेड कौन होता है? डी फैक्टो हेड जो होता है वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड, ठीक, विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट कौन करता है? देखिए, गवर्नर को बेसिकली राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। वो बेसिकली सेंटर के एजेंट होते हैं। कहां पे? स्टेट में। सेंटर के नॉमिनी होते हैं स्टेट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर के, इट इज नॉट एन एम्प्लॉय, गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इन द स्टेट। तो ऐसा ठीक है, सेंटर द्वारा राष्ट्रपति को अपॉइंट करते हैं सेंटर द्वारा एडवाइस देने पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और उसके नॉमिनी होते हैं। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट है कि ही इज अ नॉमिनी ऑफ सेंटर एट द स्टेट लेवल, दिस इज परफेक्टली ट्रू। लेकिन कोई क्या है कि गवर्नर इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंटर इन द स्टेट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है। तो ये सब लक्ष्मीकांत की लाइन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले क्या था कि एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होते थे। लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या चीज? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या कहता है? ये एक
सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा कि एक गवर्नर जो होंगे, एक सिंगल गवर्नर टू स्टेट्स या टू और मोर स्टेट्स के लिए हो सकते हैं। टू और मोर स्टेट्स के लिए एक सिंगल गवर्नर हो सकते हैं। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 7th CAA 1956 इसको कहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात आती है कि सर गवर्नर को चुना कैसे जाता है। गवर्नर के लिए कोई चुनाव नहीं होती है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट इलेक्शन। सर ऐसा क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें डायरेक्ट इलेक्शन बनाया गया था गवर्नर के लिए, पर गवर्नर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। आज ना तो याद रखिए प्रेजेंट सिचुएशन है कि ना तो डायरेक्ट इलेक्शन है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन है। गवर्नर डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, है ना, सेंटर के एडवाइस पर। ऐसा क्यों सर? डायरेक्ट इलेक्शन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में था, बाद में उस पर डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और वहां से उसे हटा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है, पर समझिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो चुनाव होगा, चुनाव में मड स्लिंगिंग होगी, आरोप प्रत्यारोप होगा। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसके आरोप प्रत्यारोप होना एक अच्छी चीज नहीं है। दूसरी चीज, डायरेक्ट इलेक्शन अगर होता, डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होने में एक ये नुकसान है कि वो किसी ना किसी पार्टी के होंगे, तो किसी ना किसी पार्टी के होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी से एफिलिएशन उनको लगेगा, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। हालांकि अभी यही होता है, कहने की बात नहीं है, पर आइडियली जो बात हो रही है। तीसरी चीज, राइवल पावर सेंटर खड़े हो जाएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री है पब्लिक द्वारा इलेक्टेड, एक तरफ गवर्नर है पब्लिक द्वारा इलेक्टेड, तो राइवल पावर सेंटर हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं स्टेट एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग में डेडलॉक क्रिएट करेगा। चौथी चीज कि अगर नॉमिनेटेड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीएम का अपर हैंड होता है इस नाते कि हाँ भाई हम पब्लिक द्वारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं और वो नॉमिनेटेड है। ठीक, इसके अलावा प्रेसिडेंट नॉमिनेशन से एक फायदा होता है कि सेंटर को अपना एक एजेंट मिलता है, नॉमिनी मिलता है जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान रखे। तो थ्रू गवर्नर सेंटर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान रखता है। नेक्स्ट, जब भी अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता तो चीफ मिनिस्टर चाहता कि मेरा ही कोई अपना बंदा राइट हैंड गवर्नर बन जाए, तो कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस मिसिंग होती। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपको जानना चाहिए। आपको पता है मैं अभी प्योरली फ्री थोड़ा बहुत मेंस के हिसाब से चल रहा हूँ, है ना। मेरा मकसद है आप जहां पढ़ रहे पढ़ते रहिए, बेसिक बुक्स और साइड नॉलेज यहां से लेते रहिए। नेक्स्ट, क्या क्वालिफिकेशंस है संविधान के द्वारा दिया गया गवर्नर के आने के लिए? दो ही क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और उनका कम से कम 35 साल एज होना चाहिए। इससे ज्यादा जो हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। जैसे मैं गवर्नर के लिए नहीं खड़ा हो सकता। ओनली 2 क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट, 2 और क्वालिफिकेशन नहीं है, परंपरा है, पर उस ऐसी परंपरा है जो आज तक मैक्सिमम टाइम टूटी है। एक कि जिस राज्य का गवर्नर बनाया जा रहा है वो उस राज्य का व्यक्ति ना हो। जैसे मुझे बिहार का गवर्नर नहीं बनाना चाहिए, मुझे पंजाब का बना दीजिए, हरियाणा का बना दीजिए। दूसरी चीज कि जहां गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है वहां के सीएम से कंसल्ट किया जाए, जो कि कोई नहीं करता है। ये दोनों क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट नहीं है, ये परंपरा है, पर ऐसी परंपरा है जिसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं, आज से नहीं शुरू से। ठीक, कंडीशन फॉर गवर्नर्स ऑफिस, क्या क्या कंडीशन है भाई गवर्नर के ऑफिस की? पहली बात कि उनको एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, अगर वो नियुक्त होते हैं तो उसे वो पहले रिजाइन कर देंगे। दूसरी चीज, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, ठीक है, बाकी सैलरी मिलती है वगैरह, ये सब काम की ज्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट, अगर 2 से ज्यादा, जैसे कोई व्यक्ति बिहार और यूपी दोनों का गवर्नर है तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो दोनों स्टेट से आएगी, ठीक है, और किस प्रोपोर्शन में, जैसा प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। यहाँ भाई बिहार 30% है, छोटा राज्य है, 70% यूपी है, बड़ा राज्य है, तो उस नाते जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं अक्सर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करता हूं। नेक्स्ट, ठीक है, उनके अलावेंस को कम नहीं किया जा सकता, ऑब्वियस सी बात है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो ऑफिस में है तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है, चाहे ऑफिशियल ड्यूटी के तहत हो, चाहे उनके पर्सनल एक्ट के तहत हो। हाँ, 2 महीने का, ठीक है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ना इंप्रिजन किया जा सकता है, लेकिन 2 मंथ की नोटिस देकर के सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट चलाई जा सकती है। तो याद रखिएगा, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग
राज्यपाल के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है, ओनली सिविल प्रोसीडिंग्स 2 मंथ के नोटिस के बाद। नेक्स्ट, ओथ लेते हैं। उनको ओथ कौन दिलवाता है? उनको ओथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे बिहार के राज्यपाल हैं, उनको दिलवाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वो नहीं अवेलेबल है तो जिसको कहते हैं सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो दिलवाते हैं। सर आप क्यों नहीं लिखते हैं? देखिए सब कुछ लिखा है, मैं आपको लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन, मैं पीपीटी से पढ़ा हूं, लोग पढ़ाते हैं, मैंने देखा है, मैक्सिमम चीज उसमें से गायब हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गायब हो जाते हैं। मेरा खुद का लक्ष्मीकांत है, जो न्यू एडिशन उससे मैं एड ऑन करता हूं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो सारा कुछ मैं इसमें उठा के बताता हूं। तो ओथ कौन लेता है चीफ। आप कैसे नोट्स बनाए? आप रोके सुने लिखें। सर इसमें टाइम नहीं लगेगा। हम लोगों ने भी इकोनॉमिक्स के मृणाल सर के और तमाम लोग के ऐसे एम पुरी सर के सुन के ऐसे नोट्स बनाए थे। हर टॉपर के पास अपना हैंड रिटन नोट्स अवश्य होता है। ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज। क्या ओथ में होता है? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ फॉर द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। एक बार यूपीएससी ने मैथ्स द कॉलम में पूछ लिया था, मैं जल्दी पीवाईक्यू भी लेके आऊंगा कि ओथ और इधर किसका किसका ओथ कैसे होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, पीएम इन लोग का ओथ बहुत अच्छा हाई होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, बहुत सारी बात होती हैं, 3-4 चीज। ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ गवर्नर कुछ ज्यादा खास नहीं होती, तो यू शुड रटिए मत, कोई आपसे नहीं पूछेगा लिख के दिखाइए, इवन मेंस में नहीं। यू शुड ट्राई टू कि अगर ऑप्शन देखने में आए तो आप मैच कर सकते हैं, हाँ ये ओथ किसका, ये ओथ किसका नहीं है, तो इतना एटलीस्ट इट शुड बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस अमूमन 5 साल होता है, लेकिन ये होल्ड करते हैं ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जब भी प्रेसिडेंट चाहे, है ना, जब भी प्रेसिडेंट चाहे, बेसिकली नो डाउट अपने दम पे नहीं, सेंटर के एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल के एडवाइस पे उनको रिमूव कर सकते हैं 5 साल से पहले। ठीक है, पर अमूमन 5 साल होता है। पहले भी रिजाइन कर सकते हैं। रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे? रेजिग्नेशन जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है उसी को सौंपेंगे। तो रेजिग्नेशन वो किसको सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब कुछ राजनीति की बातें, वो हमारे काम का नहीं। प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, माने ऐसा कर सकते हैं कि 3 साल बिहार में किए, 2 साल बंगाल में भेज दिए, ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, गवर्नर ऑफिस खाली नहीं करते हैं जब तक कि नए गवर्नर नहीं आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में इंटर रीजनल गैप नहीं होना चाहिए, बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। तो एक गवर्नर तब तक ऑफिस में बने रहते हैं जब तक दूसरे गवर्नर ऑफिस का चार्ज नहीं ले लेते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर 4 पार्ट में है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स। आइए देखते हैं एक एक पार्ट को। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर, ये डी ज्योर हेड होते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव के सारे फैसले गवर्नर के ही नेम, इन्हीं के नेम से होते हैं, यही साइन करते हैं। ठीक है। दूसरी देखिए, जो मैं येलो बताया हूं मेन उसी को बताऊंगा, वही मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं। वो रूल बना सकते हैं कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के कन्वीनियंट रन करने के लिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा फंक्शन हम लोग पढ़े हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट गवर्नर करते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर, जो स्टेट कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। एडवोकेट जनरल, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही इज द लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उनको भी यही अपॉइंट करते हैं, और उनके रिटर्न कितना उनका पैसा ऐसा होगा वो भी यही डिटरमाइन करते हैं। एडवोकेट जनरल पूरा एक चैप्टर आएगा, पर अभी बता दें, एडवोकेट जनरल जो हैं वो ऑफिस कब तक एज्यूम रखते हैं? जब तक गवर्नर का प्लेजर हो। स्टेट इलेक्शन कमीशन को यही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वही, पर रिमूव ये नहीं करते, याद रखिएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, पर रिमूव प्रेसिडेंट नहीं करते, प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर नहीं करते हैं। ही कैन सीक इन्फॉर्मेशन, किसी से भी स्टेट के सीएम से, मुखिया से वो ले सकते हैं स्टेट के सीएम से इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन
गवर्नमेंट एंड इट्स अफेयर्स इन द स्टेट। किसी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं किसी मैटर को काउंसिल को दिया जाए वापस से रिकंसीडर करने के लिए। वो इंपोजिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी स्टेट में होते हैं वहां पे यूनिवर्सिटी जो होती हैं, है ना, जो विश्वविद्यालय, उसके जो वहां के जो गवर्नर होते हैं वही होते हैं चांसलर, और वो वाइस चांसलर नियुक्त करते हैं। तो एक्स ऑफिशियो चांसलर यही होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। बिहार में पटना विश्वविद्यालय है, तो पटना विश्वविद्यालय के, पटना यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे? जो बिहार के राज्यपाल होंगे वही चांसलर होंगे, ठीक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे? जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल से रखेंगे तो याद रहेगा। चांसलर और वाइस चांसलर कौन होंगे? वो गवर्नर नियुक्त करते हैं। आई होप आपको लेजिस्लेटिव पावर ध्यान होगा। समराइज कर लेते हैं तेजी से। चांसलर, वाइस चांसलर नियुक्त करना, खुद चांसलर होना, सीएम नियुक्त करना, कैबिनेट मिनिस्टर नियुक्त करना, सीएम से इंफॉर्मेशन मांगना कि भैया इस स्टेट के अफेयर्स के बारे में हमको बताइए, सीएम को कोई मैटर देना, वापस देना डिसीजन को कि आप कैबिनेट के रिकंसिडरेशन के लिए लीजिए, है ना। ये सब सारी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। सारे एग्जीक्यूटिव पावर फंक्शन इन्हीं के नेम से होते हैं, क्योंकि ही इज द डी जियोर हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने से रिलेटेड जो विधि होती है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है? ही कैन समन और प्रोरोग द स्टेट, स्टेट विधानसभा को समन कर सकते हैं, माने उसको, उसकी सेशन को बुलाना, प्रोरोग करना, उसके सेशन को खत्म करना, डिसॉल्व कर सकते हैं। वो स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं हर साल के पहले सेशन के पहले दिन, या जब नया सरकार गठन होता है, जैसे प्रेसिडेंट है बिल्कुल उसी जैसा, और कुछ खास बात नहीं है। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली टू प्रोसीड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिसर, मान लीजिए कि विधानसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर गायब है, तो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई आप हाउस की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, किसी से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार में है, यूपी में है ना, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है। ये 6 स्टेट याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कहां कहां है? बिहार में है, यूपी में, देखिए मैं आपको रटवाता हूं, बिहार यूपी पड़ोसी साथ में, महाराष्ट्र उसके नीचे कर्नाटका पड़ोसी, और आंध्र प्रदेश और साथ में तेलंगाना, यही पड़ोसी पड़ोसी का पेयर याद रखिएगा। इनमें विधान परिषद है, बाकी सब में सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। तो जो उसकी विधान परिषद का जो चुनाव होता है, उसमें 1/6 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई मेंबर का हाउस से डिस्क्वालिफिकेशन, चाहे विधान परिषद से हो चाहे विधानसभा से हो, वो गवर्नर ही करते हैं। किससे कंसल्ट करके? इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके। एक्सेप्ट डिफेक्शन का केस, डिफेक्शन के केस में हाउस के जो स्पीकर होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं। बिल को बिना गवर्नर के दस्तखत के बिल कभी एक्ट नहीं बन सकता, वही चीज यहाँ लिखा है, ठीक है, कि बिल आता है तो क्या कर सकते हैं, या तो सिग्नेचर करके एक्ट बना दें, या विथहोल्ड कर दे, साइन ना करें, या रिटर्न कर देते हैं बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है तो, कि भाई आप रिकंसिडर करिए हाउस को, या वो आर्टिकल 201 जो आजकल लड़ाई का कारण बना हुआ है, उसके तहत रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव कि कब कब जनरली गवर्नर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, सॉरी, कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करते हैं। वो ये अल्ट्रा वायरस, जो लगता है गवर्नर को कि कोई स्टेट का बिल संविधान के प्रोविजन के विरुद्ध है, अब कोई बिल बीपीएसपी के अगेंस्ट है, कोई बिल लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कोई बिल नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या कोई बिल एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड है, तो सच काइंड ऑफ बिल्स आर जनरली रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट टू कंसीडर। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते आए और आगे भी बनते रहेगा, ठीक। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का, 213 गवर्नर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो जो आर्टिकल है उसको ध्यान रखना है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213, है ना, गवर्नर का, और ऐसा ही था प्रेसिडेंट का आर्टिकल 123, है ना। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है कि जब हाउस, कोई भी हाउस सेशन में ना हो,
ठीक है, इधर ऑफ द हाउस, एक भी हाउस सेशन में ना हो तो ये कानून बना सकते हैं, गवर्नर कानून बना सकते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उस पर, स्टेट के सब्जेक्ट पर या कंकरेंट के भी सब्जेक्ट पर। लेकिन उसको तुरंत क्या होगा कि आपको 6 वीक सरकार आपके गठन के, हाउस के आने के, याद रखिएगा 6 वीक ये पूछा जाता है, 6 वीक के अंदर हाउस से पास होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा ये इनवैलिड हो जाएगा। अब होता क्या है, अब इस बात को समझिएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पावर था, लेकिन आजकल इसकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, जब जिसको जिस मर्जी हो ऑर्डिनेंस ले आता है, ठीक। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो हाउस में प्रेजेंट होता है वाया गवर्नर, गवर्नर ही उसको प्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पावर तो हमने देख लिया, एग्जीक्यूटिव पावर ले, फाइनेंशियल पावर क्या है भाई, बहुत सारे फाइनेंशियल पावर भी हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति बजट पेश करवाते हैं पार्लियामेंट में, तो स्टेट लेजिस्लेचर में बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट का बजट ही उन्हीं के अप्रूवल के या रिकमेंडेशन से प्रेजेंट होता है। मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ उनके प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही आ सकता है, ठीक है, बिना उनके रिकमेंडेशन के कोई डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं होता है, वही बजट वाला डिमांड ऑफ ग्रांट जो हम आपको पढ़ाए थे पार्लियामेंट में। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, जैसे कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रहता है प्रेसिडेंट के पास, है ना, और उनके बिहाफ पे काम करते हैं कौन, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसी तरीके से कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट इन्हीं के, ही इज द हेड ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। हर 5 साल में फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है और वो गवर्नर ही बनाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जुडिशियल पावर है इनका, सॉरी फाइनेंशियल पावर है। सर स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, वो बताता है कि स्टेट के कितने पैसे लोकल बॉडीज को जाने चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू जुडिशियल पावर्स, जिस तरह से जुडिशियल पावर है राष्ट्रपति के पास, इनके पास भी है, पार्डन का, रेप्राइव का, रेस्पाइट, रेमिजन का, है ना। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो हम बात करेंगे, क्या है डिफरेंस, कि डेथ सेंटेंस को माफ करना। अच्छा देखिए जनरली पहले डिफरेंस समझ लीजिए, प्रेसिडेंट ये सारी चीज कर सकते हैं यूनियन लिस्ट पे, ये कर सकते हैं स्टेट लिस्ट पे, लेकिन कुछ चीजें अलग हैं कि डेथ सेंटेंस को माफ करना इनके बस की नहीं है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। हाँ ये कम्यूट कर सकते हैं कि डेथ सेंटेंस को आप कह सकते हैं बदल दिया, उसमें चेंज कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लेकिन डेथ सेंटेंस को कम्यूट करना आपको आगे लिखा होगा, वो इनके बस की नहीं है। अभी कंपेयर भी होगा आगे पार्डनिंग पावर, वहां भी बताएंगे, ठीक है, और एक और चीजें सीधे वहीं डील कर लेंगे। नेक्स्ट, जजेस ऑफ कंसर्न, स्टेट हाईकोर्ट का जब जज बनाया जा रहा होता है तो प्रेसिडेंट द्वारा गवर्नर का कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जजेस का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन में, ठीक है, यही अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को, पोस्टिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के। इसके अलावा ये दोनों पॉइंट को समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ही मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट जज को भी अपॉइंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, यही इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। अच्छा, जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट में भी यही अपॉइंट करते हैं अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज के जो जुडिशियल सर्विस के जो हैं, है ना, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, उसको भी यही अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और डिस्ट्रिक्ट जज को इनडायरेक्ट इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। तो इस बात को याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के केस में स्टेट हाई कोर्ट, और अदर जजेस के केस में अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस के केस में स्टेट हाई कोर्ट अलॉन्ग विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब कुछ कंपैरिजन है, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि देखिए सिमिलर सा फिगर्स है, प्रेसिडेंट एट द सेंटर एंड गवर्नर एट द स्टेट, पर देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस जहां से सवाल उठते हैं। तो पहले हम लोग देख रहे हैं वीटो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर का विथ रिगार्ड टू मनी बिल। देखिए जहां डिफरेंस है वहीं पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, सिमिलरिटी तो मैक्सिमम चीज है। आइए पहले ऑर्डिनरी बिल, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या तो बिल को साइन दे सकते हैं या उसको अपने साइन को रोक सकते हैं। अगर बिल को साइन दे दिए तो एक्ट बन गया, और अगर बिल को पे साइन को रोक दिए तो एक्ट बनने से रुक गया, ठीक है। या रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस पे रिटर्न कर सकते हैं। और अगर
बिल को रिकंसिडर करने के लिए। अगर बिल दोनों हाउस द्वारा पास किया जा सकता है, या तो अमेंडमेंट मान करके या फिर बिना अमेंडमेंट माने हुए, तो प्रेसिडेंट को देना ही पड़ता है आपको क्या कहते हैं साइन, कि अगर उसी फॉर्म में बिना अमेंडमेंट के भी पास कर दिया पार्लियामेंट तो देना पड़ता है बिना साइन, मतलब उनके पास सस्पेंसिव वीटो है। सिमिलर सिचुएशन यहां भी है, या तो गवर्नर बिल को साइन कर दें तो एक्ट बन गया, नहीं किए तो एक्ट नहीं बना, या वो रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। अगर रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न किए तो या तो हाउस इनके अमेंडमेंट्स को मान जाए, ठीक, तो पेश कर दे तो साइन कर दें, और नहीं माने तो भी करे तो भी उनको साइन करना पड़ता है, यानी दोनों ही के पास सस्पेंसिव वीटो है। पर एक और खास बात है जो यहां नहीं है, क्योंकि गवर्नर उस बिल को, जैसे मैंने 5 कंडीशन बताई, अल्ट्रा वायरस, अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट, है ना, और अगेंस्ट द आपको लगता है कि अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 201 के तहत वो रिकंसीडर के लिए रख सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब स्टेट बिल रखा जाता है किसी के रिकंसिडरेशन के लिए, किसके, प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर है, वो या तो एसेंट दे दे स्टेट बिल को तो स्टेट बिल एक्ट बन जाएगा, या उसको विथ होल्ड कर दे तो एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, या वो रिटर्न कर दे हाउस स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए। तो या तो बिल जब रिटर्न होता है तो 6 मंथ की, ठीक है, हाउस को 6 महीने के अंदर रिकंसिडर करना होता है, ठीक है। अब दो बात होगी, या तो हाउस अमेंडमेंट मान करके भेज देगा वापस प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट साइन कर देंगे और वो एक्ट बन जाएगा, या ठीक है, या बिना अमेंडमेंट माने हुए भेज दे, इन्हें भैया हम तो ऐसे ही पास करेंगे, तो उस सिचुएशन में यहां पर जैसे केंद्र वाले के केस में प्रेसिडेंट को करना ही पड़ता है, पर यहां कंपल्सरी नहीं है, वो दे भी सकते हैं साइन या विथ होल्ड भी कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो यहां देखिए डिफरेंस है, गवर्नर वाइज, ठीक है। अब इस ऐसे सिचुएशन में गवर्नर का क्या रोल होता है, ठीक है, कोई रोल नहीं होता है। एक बार प्रेसिडेंट के रिकंसीडर के लिए चला गया, फिर प्रेसिडेंट साइन कर दें या रिटर्न कर दे स्टेट को फिर से रिकंसीडर करने के लिए, या वापस प्रेसिडेंट के पास जाए, इसमें इनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। और एक बार प्रेसिडेंट के पास आ गया तो अब गवर्नर का साइन वाइन की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। विथ रिगार्ड टू मनी बिल, अब केंद्र का कोई मनी बिल है तो जनरली क्या होता है, जो कि मनी बिल जो होता है ना, जनरली प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही जाता है, प्रायर रिकमेंडेशन, तो जनरली उसको साइन दे ही देते हैं। तो क्या होता है, ही मे गिव हिज एसेंट, तो बिल एक्ट बन जाएगा, और अगर वो साइन नहीं देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो बिल जो है एक्ट नहीं बनेगा। पर याद रखिएगा, जो पहले भी होता है और वापस रिवाइज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कभी रिटर्न नहीं किया जा सकता, या तो आप साइन मत करिए या करिए, रिटर्न वाला बर्दाश्त नहीं होगा। जनरली साइन कर ही देते हैं क्योंकि उन्हीं के प्रायर रिकमेंडेशन से मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक। इधर आ जाइए, यहां पर भी वही चीज है कि मनी बिल जब जाता है, या तो गवर्नर उसको एसेंट दे दें, एक्ट बन जाएगा, या ना दें, ठीक है, या वो तीसरा चीज हो सकता है कि राष्ट्रपति के रिकंसिडरेशन के लिए उसको रख सकते हैं। पर हाँ, गवर्नर भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के उसके लिए, एक कंसिडरेशन के लिए। नॉर्मली आपको पता है कि गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो वो एसेंट दे ही देते हैं। कुछ और चीजें हैं, जब गवर्नर के कंसीडर के लिए उसको रिजर्व कर दिए, गवर्नर का प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर दिए, तो यही रोल समाप्त हो जाता है गवर्नर का, उनका फर्दर कोई रोल नहीं होता है उस मनी बिल में। नाउ कमिंग टू दिस साइड, जब मनी बिल गवर्नर रिजर्व कर दिए राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के पास भी होता है, या तो एसेंट दे दे तो एक्ट बन जाएगा, या विथ होल्ड कर दे। इवन स्टेट, ठीक है, कैन नॉट रिटर्न, जिस तरीके से केंद्र का बिल राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं मनी बिल, उसी तरह से राष्ट्रपति स्टेट का भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। तो यही सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट उठते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति ना तो केंद्र के मनी बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, हाँ साइन नहीं दे उनकी इच्छा है, ना ही वो रिटर्न कर सकते हैं स्टेट के मनी बिल को। आई होप ये क्लियर होगा आपको डिफरेंस। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को हम कंपेयर करते हैं, खास डिफरेंस नहीं है। यहां पर ये राष्ट्रपति का आर्टिकल है 123, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहां है आर्टिकल 213, क्या है,
जब प्रेसिडेंट ईदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, ईदर शब्द इज इंपॉर्टेंट, है ना, तो राष्ट्रपति इसमें एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और रूल बना सकते हैं, पर 6 वीक के अंदर, है ना, उसको आपको पास कराना होगा हाउस के आने के बाद, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ भी यही चीज है कि जब ईदर ऑफ द हाउस, अगर 2 हाउस है तो, और सिंगल हाउस है तो सिर्फ विधानसभा, अगर वो सेशन में नहीं है तो प्रोमोलगेट किया जा सकता है गवर्नर को, गवर्नर प्रोमोलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को, लॉ बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस मतलब लॉ बनाना। लेकिन विधानसभा के सत्र स्टार्ट होते बैठते 6 वीक के अंदर उनको क्या होगा, पास करना होगा। दोनों ही केस में इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है, पर उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, ठीक है। सिर्फ उसी पे ऑर्डिनेंस बना सकते हैं राष्ट्रपति जहां पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है, ये भी वही बना सकते हैं जहां से स्टेट पे स्टेट कानून बना सकता है। ऑर्डिनेंस का सेम पावर है जो पार्लियामेंट के कानून का होता है, यहाँ भी ऑर्डिनेंस का सेम पावर है जो विधानसभा का कानून का होता है। जो पार्लियामेंट का कानून का लिमिटेशन है वो ऑर्डिनेंस पे भी होगा राष्ट्रपति के, जो स्टेट लेजिस्लेचर के कानून पे लिमिटेशन है जैसे कि शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 वाले में, वो गवर्नर के भी द्वारा ऑर्डिनेंस जो लाया गया है उस पर होगा। कभी भी ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर सकते हैं, ये भी विड्रॉ कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इनका भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इसका मतलब कि पीएम एंड हिज काउंसिल के एड एंड एडवाइस पे ऑर्डिनेंस लाते हैं, ये सीएम एंड हिज काउंसिल के एड एंड एडवाइस पे लाते हैं। दोनों राज्यसभा लोकसभा के सामने ऑर्डिनेंस को पेश होना है और पास होना है। यहाँ पे अगर 2 लेजिस्लेचर है तो दोनों में, एक है तो एक है, मतलब 2 हाउस है तो दोनों में, विधान परिषद विधानसभा, अन्यथा सिर्फ विधानसभा से पास होना है 6 वीक के अंदर। 6 वीक के अंदर ही नीड्स नो इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस। अब देखिए यहां पर एक चीज है, एक सेकेंड, ही नीड्स नो इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, आप देखिए पॉइंट नंबर 10, ही नीड्स नो इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस, और यहाँ his ordinance making power is not a discretionary power. This means that he can promulgate or withdraw ordinance only on the advice of PM and his council. He needs no instructions, ठीक है। मतलब इनको ये मत समझिएगा, इसका मतलब ये कि भाई वो अपने मर्जी से कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी तो है नहीं, ओनली ऑन एडवाइस एंड एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, आपको यहां से समझ में आएगा, इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए, पर इनको बिना प्रेसिडेंट के, ठीक है, ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं, ठीक। He cannot make an ordinance without the instructions from the president in the 3 cases। समझिए, मैं आपको डिटेल बता दूं, जब ऑर्डिनेंस आ रहा है तो इन चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, ऑल सिचुएशंस ओनली ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां पे ऑन एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट यहां कोई बट नहीं है, समझिएगा, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहां किसी इंस्ट्रक्शन लेना हो, बट यहां पर 3 सिचुएशंस हैं, 3 सिचुएशंस हैं जहां पे आपको इंस्ट्रक्शन लेना जरूरी हो जाता है। कौन कौन से सिचुएशन है सर, आइए देखते हैं। अगर बिल में ऐसी कोई प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए होता, अगर ऐसे ऑर्डिनेंस आ रहा है तो वहां प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के बिना ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है। अगर बिल में वही चीज कि अगर ऐसा बिल में कोई प्रोविजन है जो गवर्नर, जो मैंने 5 कंडीशन बताई थी, अल्ट्रा वायरस वगैरह, जो गवर्नर रिजर्व करते प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, ऐसी कोई प्रोविजन है ऑर्डिनेंस में, तो अगेन वो प्रेसिडेंट के बिना इंस्ट्रक्शंस के इंट्रोड्यूस नहीं होगा। या कुछ ऐसा प्रोविजन है जो बिना प्रेसिडेंट के असेंट के पास नहीं हो सकता था किसी बिल में, तो वैसे बिल से रिलेटेड अगर ऑर्डिनेंस आ रहा है तो वहां भी बिना राष्ट्रपति के इंस्ट्रक्शन के वो चीज नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा कंपेयर कर देते हैं दोनों के पार्डनिंग पावर, माफ करने के पावर को। वही चीज स्टेट सेंट्रल लॉ पे राष्ट्रपति पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट ये सब कर सकते हैं। प्रेजेंट वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, हमने बात की ये सब होता क्या है। ये स्टेट लॉ पे कर सकते हैं, पर डेथ सेंटेंस को माफ करना, यही मैं डिफरेंस बता रहा था, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पावर है, ठीक है। ये इनके पास डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, उसको कम्यूट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, पर पूरे तरीके से माफी नहीं दे सकते।
इसके अलावा किसी मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल से रिलीफ ये दे सकते हैं, पर ये दे नहीं सकते। तो ये डिफरेंस है दोनों के पार्डनिंग पावर में। क्या दो डिफरेंस है? एक तो मिलिट्री वाला याद रखिएगा, दूसरा क्या डिफरेंस है कि राष्ट्रपति डेथ सेंटेंस, मुझे फांसी की सजा हो रही है, वो सिर्फ राष्ट्रपति कंप्लीटली माफ कर सकते हैं, गवर्नर माफ नहीं कर सकते, चाहे वो स्टेट लॉ पे क्यों ना हो। हाँ, वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि चलिए आप अच्छे इंसान हैं, पहली बात तो अच्छे इंसान होगा तो फांसी होगा नहीं, पर आप मान लीजिए चलिए आप बहुत रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो आपके फैमिली वाले रो रहे हैं, तो आपका 10 साल से हम थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसको कम्यूट कर देंगे। पर हाँ, पूरी तरह से माफी सिर्फ राष्ट्रपति दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन के साथ साथ, समझिए, प्रेसिडेंट के पास ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है। देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है, प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा मान्यता प्राप्त डिस्क्रिशन नहीं है, गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है और सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, उससे पहले देख ले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 154 जो कहता है कि सारे स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगे वो किसके नाम से कैरी किए जाएंगे, किसके नाम, इन द नेम ऑफ हुम इट विल बी कैरिड आउट, इट विल बी गवर्नर। ठीक है। आर्टिकल 163 एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, ठीक है, जो इनको एड एंड एडवाइस करेगा एग्जीक्यूटिव पावर को काम को करने में। ठीक है, आर्टिकल 163 एक्सेप्ट उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसको छोड़ के, अभी डिस्क्रिप्शन की चर्चा होगी। ठीक है, आर्टिकल 164 की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा दैट विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे सेंटर में आर्टिकल 75 होता है। तो यहीं से बात कंपल्सरी करता है बाइंड क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। आर्टिकल 201 भाई गवर्नर अपनी मर्जी से दिल रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन, आर्टिकल 356 के इम्पोजिशन के लिए गवर्नर को किसी से एडवाइस की जरूरत नहीं हो, अपने रिपोर्ट भेज सकता है। आर्टिकल 365 के तहत कि भाई 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी का टाइम आ गया है। जो एएमटीएम है, शेड्यूल 6 एरियाज, ट्राइबल एरियाज, उसमें कितना पैसा देना है, वहां के ट्राइबल कमिटीज है उसको वो डिटरमाइन करना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। हंग असेंबली, त्रिशंकु विधानसभा आ गया, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो किसको हम बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए, वो अपने सोच समझ पे एसआर बोमाई जजमेंट के बेसिस पे, वो कह सकते हैं एसआर बोमाई जजमेंट के बेसिस पर वो अपने सूझबूझ से बुलाते हैं, फिर उस सरकार को अपनी फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। दूसरा, अगर उन्हें लगता है कि कॉन्फिडेंस स्टेट जो हाउस लूज कर चुका है, कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सरकार लूज कर चुका है कॉन्फिडेंस, मेजोरिटी सपोर्ट, तो डिसमिस कर सकते हैं। और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वो जब, सॉरी नॉट ऑन एडवाइस, सॉरी डिस्क्रिशनरी पावर है, जब उनको लगता है कि मेजोरिटी सपोर्ट चला गया तो उसको डिसॉल्व कर सकते लेजिस्लेटिव असेंबली को। इसके अलावा कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं गवर्नर के पास कुछ स्टेट से रिलेटेड, जो बिना किसी के एड एंड एडवाइस से चलते हैं। जैसे अपने डिस्कशन करते हैं महाराष्ट्र के पिछड़े एरिया है विदर्भ, जहाँ सुदूर किसान बहुत सुसाइड करते हैं मराठवाड़ा उनके डेवलपमेंट के लिए। गुजरात उनका सौराष्ट्र और कच्छ छोड़ा पिछड़ा एरिया, वहां के डेवलपमेंट के लिए।
जो बहुत लॉ एंड ऑर्डर के लिए फ्रेजाइल है,